गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। कि रिवॉल्यूशन की मतलब अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, कहाँ पर स्टार्ट हो गया? यूरोप में। कब स्टार्ट हुआ है? 1832 लेकर हम कब की बात कर रहे हैं? 1848 की बात कर रहे हैं। 1832 लेकर 1848 की। तो देखें, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो कंजर्वेटिव्स थे वो कहाँ के आ गए थे, वापस चार्ज में आ गए थे। ठीक है। और किसके उन लोगों ने एक ट्रीटी ऑफ वियना या ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच के अंडर इन लोगों ने किस तरीके से क्या करा था, ड्यूक मैटरनिच के अंदर किस तरीके से इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की थी। ठीक है। और किस तरीके से बर्बन डायनेस्टी फिर से आ गई। ठीक है। तो जो बर्बन डायनेस्टी आई थी ये कब आई थी हमारी वापस से? 1815 में। ठीक है। 1815 में बर्बन डायनेस्टी फिर से हमारे यहाँ आ गई थी। अब देखिए, as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. जिससे क्या हो रहा था कि जो कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या कर रहे थे, अपनी जो पकड़ थे उसको मजबूत कर रहे थे, उनकी पावर को मजबूत कर रहे थे। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है वो क्या हो गया, वो किससे एसोसिएटेड होने लगा? रिवॉल्यूशन से। कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमको नेशनलिज्म की बात आ गई है कि हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए फ्रीडम, तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे यूरोप के रीजन्स थे, जैसे कि इटालियन रीजन हो गया, मतलब इटली की बात कर रहे हैं, जर्मन स्टेट्स हो गए, ऑटोमन एम्पायर हो गया, आयरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया। ऑटोमन एम्पायर क्या है, आपने वो पढ़ा था ना, ऑटोमन एम्पायर का खिलाफत मूवमेंट। तब मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था ऑटोमन एम्पायर क्या है। और अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो हम सेकेंड चैप्टर में फिर से एक बार पढ़ेंगे, तब आप देख लीजिएगा। दिस रिवॉल्यूशनरीज वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट। अब ये जो रिवॉल्यूशन था इसको लेड कौन करता था, मतलब इसका लीडर कौन था? लिबरल नेशनलिस्ट थे। लिबरल्स क्या होते हैं आपको पता है, नेशनलिस्ट आप क्या कौन होते हैं आपको ये भी पता है। तो वो किससे बिलोंग करते थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास से। एजुकेटेड मिडिल क्लास कौन से? जो एक नई मिडिल क्लास सेक्शन निकला था, जो क्या थे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो लोग थे। अमंग हुम वर प्रोफेसर्स। और इसमें भी मिडिल क्लास एलिट में भी अगर ये क्या कर रहे हैं और स्पेसिफिक हो रहे हैं, तो कोई प्रोफेसर था, कोई स्कूल टीचर था, कोई क्लर्क था, कोई मेंबर था कमर्शियल मिडिल क्लास का। ठीक है। ऐसे लोग जो क्या करते थे, पढ़े लिखे थे। ठीक है। वही क्या कर रहे थे, इनको लीड कर रहे थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1813। तो जो सबसे पहला चेंज आया फ्रांस में, वो कब कहाँ पर आया? जुलाई 1813 में। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. अब पहला जो अपहीवल आया वो कब आया? 1813 में आया, फ्रांस में आया। बर्बन डायनेस्टी को 1815 में क्या करा था, वापस से वहाँ रख लिया गया था। ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया 1813 में, उसको वहाँ से क्या कर दिया गया, फिर से हटा दिया गया। इसको हटा दिया गया, बर्बन डायनेस्टी को। पहले बर्बन डायनेस्टी थी, उसको क्या करा था, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो हटा दिया गया था। फिर जैसे ही फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट गया और जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ठीक है, जिसमें कौन था, ड्यूक मैटरनिक हेड था, चांसलर था, उसने क्या करा, बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर किया और 1813 में उसको क्या कर दिया, वापस से हटा दिया गया। ठीक है। अब उनको हटा के किसको इंस्टॉल किया गया, किसको रखाया गया वापस से? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है कि राजा तो है लेकिन वो किसकी बात सुनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुनेगा। ठीक है। तो वो कौन था? लुइस फिलिप था। लुइस फिलिप उसका क्या बना दिया गया था? हेड बना दिया गया था। व्हेन फ्रांस स्नीजेस मेटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये जो इसका स्टेटमेंट है वो आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि जब फ्रांस क्या करता है, छींकता है, तो द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो जो बचे हुए यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है। मतलब फ्रांस का इतना ज़्यादा इफेक्ट है पूरे यूरोप पे। ये किसका स्टेटमेंट है? ड्यूक मैटरनिक का। The July Revolution sparked an uprising in the Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. फिर रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ?
जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें कहाँ पर अपराइजिंग स्टार्ट हुई, कहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हुआ, ब्रसेल्स में, जो कहाँ पर चला गया, बेल्जियम में चला गया। और जो बेल्जियम था वो पहले किसका हिस्सा था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स का, वो वहाँ से हट गया, ठीक है। और बेल्जियम क्या बन गया, एक अलग सा देश बन गया। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड national feelings among the educated elite across the Europe was the Greek War of Independence। तो एक ऐसा इवेंट जिसने क्या करा था, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावनाओं को स्टार्ट किया था, वो कौन सा था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक जो है वो क्या होते हैं, ग्रीस में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, ग्रीक कहा जाता है। और जो ग्रीस है पहले वो ओटोमन एम्पायर का क्या था, एक हिस्सा था। ओटोमन एम्पायर जो था उसके बारे में आपने पढ़ा था कि वो जो ओटोमन एम्पायर का हेड होता है वो वर्ल्ड में जितने भी सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनका भी क्या रहता है, वो हेड रहता है। तो बेसिकली ओटोमन एम्पायर पूरा क्या है, एक मुस्लिम एम्पायर है, ठीक है। तो और जो ग्रीस में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो किस तरीके से वहाँ पर जो ग्रीस के लोग हैं उन लोगों ने ओटोमन एम्पायर से किस तरीके से क्या करा, फ्रीडम को पाया। ये जो इंडिपेंडेंस था, ये जो वॉर था इंडिपेंडेंस का, इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे यूरोप में क्या आ गई, नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई। देखिए पढ़ेंगे हम आगे से। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से क्या था, ग्रीक जो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। तो क्या हुआ, जो ग्रोथ था रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का यूरोप में, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्रीक्स के बीच में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, 1821 में, ठीक है। 1821 में इन लोग ग्रीक्स जो थे उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathizes for ancient Greek culture। तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, उनको किसने सपोर्ट किया, उन ग्रीक्स ने सपोर्ट किया जिनको क्या कर दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था। और दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन ने भी क्या करा था, उनको हेल्प की थी। जो क्या करते थे, ग्रीक कल्चर से उनको क्या थी, हमदर्दी थी, ठीक है। कैसी हमदर्दी के, ग्रीक कल्चर बहुत एक वास्ट कल्चर है और उनको एक मुस्लिम कंट्री के अंडर देखना उन लोग के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा दुखदायी था। Poets and artists lauded Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। तो जो पोइट्स और आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्रीस को क्या करा, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करी, है ना। उनकी तारीफ़ करी, उनको किस तरीके से तारीफ़ करी कि उनको माना जाता था कि यूरोपियन सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुई है, यूरोपियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है ग्रीस से, ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, ग्रीस से। जैसे कि हमारे यहाँ सिविलाइजेशन की बात करते हैं हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन की बात करते हैं। उसी तरीके से जब हम यूरोप में सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्रीस सिविलाइजेशन की। तो और वो क्या करते थे, और उनको क्या करी थी, उन लोगों ने पब्लिक ओपिनियन बनाई थी। किन्होंने, नेशनलिस्ट ने, किसके लिए, मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट, किसकी मदद करने के लिए, ग्रीस एम्पायर की मदद करने के लिए। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। जो इंग्लिश पोइट है जिनका नाम क्या दे रखा है हमको, लॉर्ड बायरन, वो पहले कहाँ गए थे, उस फाइट में खुद गए थे, किसको हेल्प करने के लिए, ग्रीस को हेल्प करने के लिए। और वहाँ पर फीवर से उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद 1832 में जाकर, है ना, क्या हुआ था, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का क्या मिला था, खिताब मिला था, या उसको इंडिपेंडेंट नेशन की तरह क्या करना, पहचाने जाने लगा था। और वो कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद। तो ये भी आ सकता है एक मार्क में कि किसके बाद, कौन सी ट्रीटी के बाद ग्रीस को एक नेशन स्टेट की तरह, इंडिपेंडेंट नेशन की तरह जानने लगा गया था। और वो हुआ था कब, 1832 में। और इन लोगों ने वॉर करना कब से स्टार्ट कर दिया था, 1821 में। देखिए 1821 में स्टार्ट किया था और पूरे 11 साल बाद इनको क्या मिला था, मौका मिला था एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने का, ठीक है।
अब देखिए द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अभी रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है और नेशनल फीलिंग क्या है। देखिए रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग के बारे में हम आगे इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। देखिए द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जो राष्ट्रीयवादिता की डेवलपमेंट हुई है, वो ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है कि बस क्या करना है, हमको हमारा इलाका बढ़ाना है या हमको क्या करना है, वॉर लड़ना है। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, जो कल्चर है किसी भी देश का, उसने क्या करा है, बहुत हेल्प किया है किसी भी एरिया को क्या बनाने के लिए, नेशन बनाने के लिए। जैसे कि आर्ट एंड पोइट्री, जैसे कि अभी हम झांसी की रानी की जो कविता है वो हमने भी पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी है, जो हमसे पहले बच्चे थे उन लोगों ने भी पढ़ी है, इवन हमारे पेरेंट्स ने भी पढ़ी है, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी पढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो पोइट्री का आइडिया था, ठीक है, इससे भी हमको क्या होता है कि तो हमारे देश की कविता है, ऐसा होता है। और स्टोरीज़ जो होती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ होंगी जो हमने भी पढ़ी होंगी, जो आपने भी पढ़ी होंगी, और जो शायद हमारी आने वाली जनरेशन भी पढ़ेगी। म्यूज़िक होता है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए और शेप देने के लिए। किसको एक्सप्रेस करने के लिए और किसको शेप देने के लिए, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को। जैसे कि वंदे मातरम और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, और जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, दोनों हमारी आने वाली जनरेशन भी क्या करेंगी, बोलेंगी, और हम भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक पीस ऑफ पोइट्री है जिसने हमको एक नेशन का आइडिया दिया है कि हमारे देश का क्या है, राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है, देखिए रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन दे रखी है, कल्चरल मूवमेंट। ये क्या है, कल्चरल मूवमेंट है। कल्चरल मतलब वहाँ के कल्चर का मूवमेंट है, विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जो क्या करता है, आपके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जागृत करता है। एक पर्टिकुलर फॉर्म की मतलब एक निश्चित रूप की क्या करेगा, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाएगा। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड एंड इंस्टीड ऑन इमोशंस। तो जो रोमांटिक पोइट्स थे उनका ये कहना था कि हर बात में लॉजिक नहीं ढूंढा जाता है। आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ भी आप लिख रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, आपके इमोशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आपके इंट्यूशन से, आपके सहज ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, और जो आपकी मिस्टिकल फीलिंग्स है, जो आपकी फीलिंग्स है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे तो साइंटिफिकली ये तो क्या है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation। ठीक है, इनका जो एफर्ट था, ये जो पूरी तरीके से क्या करना चाहते थे, हमको एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज देना चाहते थे। ऐसी हेरिटेज, हम हेरिटेज मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको पूर्वजों से मिली हो, ऐसा कुछ देना चाहते थे जिसको क्या करें, पूरे देश के लोग क्या करें, उसको शेयर करें। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान की बात करेंगे, वैसी बात जो हमारे कल्चरल पास्ट के बारे में बताए और हमारा नेशन किस तरीके से बना है उसके बारे में बताए। अदर रोमांटिक्स मतलब जो रोमांटिसिज्म के बारे में लिखते थे, जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम क्या था, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। उनका मानना था कि जर्मन कल्चर जो है उसको कैसे डिस्कवर किया जा सकता है, कॉमन लोगों के बीच में। देखिए इसको जर्मन में कहा जाता है डेस्वॉल्ट। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस। ये जो है ये फोक सॉन्ग्स होता है। फोक सॉन्ग मतलब होता है किसी भी एरिया का गाने से होगा, फोक पोइट्री से होगा या फोक डांसेस से होगा। जैसे कि हम महाराष्ट्र का फोक डांस बोलेंगे तो मराठी है, वहीं से होगा। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, कि जो नेशन है वो किससे हो सकता है, नेशन को क्या बोल रहे हैं ये, वॉक्सजीस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। इसी तरीके से किससे, फोक सॉन्ग से, फोक पोइट्री से, फोक डांसेस से ही हम क्या कर सकते हैं, नेशन की ट्रू स्पिरिट का पता लगा सकते हैं। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो उनका कहना है कि इस तरीके की जो फॉर्म ऑफ फोक कल्चर है, इसको बनाना, इसको रिकॉर्ड करना, इसको कलेक्ट करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, नेशन बिल्डिंग का।
The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. अब देखिए, तो जो emphasis था, मतलब जो जोर था वर्निकुलर लैंग्वेज का, वर्निकुलर लैंग्वेज मतलब किसी भी एरिया की पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ की पर्टिकुलर, हमारे एरिया की पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या है, मालवी, ठीक है। तो जो वर्निकुलर लैंग्वेज पे जो उन्होंने जोर डाला है या किसी भी फोकलोर को कलेक्ट करने पर उन्होंने जो जोर डाला है वो इसलिए नहीं डाला है कि उनको क्या लाना है, पुरानी चीज़ों को वापस लाना है। उनका मोटिवेशन क्या था, उनका वो चाहते क्या थे करना, वो ये चाहते थे करना कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस के पास पहुँचे। और वो ऑडियंस कौन सी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इलिटरेट। लेकिन सबने झांसी की रानी की कविता तो क्या है, सुनी है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने झांसी की रानी की कविता नहीं सुनी है। उसी तरीके से इनकी भी कुछ फोकलोर्स होंगी जो इनके कंट्री के लोगों ने क्या करी होगी, सुनी होगी। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। अब ये किसके केस में बता रहे हैं हमको, पोलैंड के केस में बता रहे हैं। विच हैड बिन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ये कब पार्टीशन हो गया था, 18th सेंचुरी के एंड में पार्टीशन हो गया था। उसको पार्टीशन किया किसने, जो उस समय की ग्रेट पावर्स थी, जैसे कि रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. अब पोलैंड जो था कोई इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें नेशनल फीलिंग्स को क्या करा गया, बचा के रखा गया, उनको ज़िंदा रखा गया। किसके द्वारा ज़िंदा रखा गया, म्यूज़िक और लैंग्वेज के द्वारा। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूज़िक। तो जो कैरोल कुरपेंस्की थे, उन्होंने उनके कंट्री के स्ट्रगल को, उनके कंट्री का जो भी फाइट किया है उन लोगों ने इंडिपेंडेंस पाने के लिए, वो उन्होंने किससे दिखाया, ओपेरा से दिखाया और म्यूज़िक से दिखाया। फोक डांस जो थे उनको, जैसे कि जो पोलैंड के फोक डांस आपको बता रहे हैं, पोलोनाइज और मजूरका, उनको उन्होंने किस में चेंज कर दिया, नेशनल सिंबल में चेंज कर दिया। जैसे कि हमारे यहाँ बात करें, हमारे यहाँ गांधी जी ने हमको क्या करा था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किस चीज़ को दिखाने के लिए, हमको इंडिपेंडेंस को दिखाने के लिए। अब वो हमको क्या करना है, हमको सेलिब्रेट करना है, ठीक है। सेलिब्रेट करेंगे, उनको हम भूले ना, ठीक है। हमारे अंदर एक पेट्रियाटिक फीलिंग बनी रहे, इसलिए उनको क्या बना दिया गया, हमारा राष्ट्रपिता बना दिया गया। हम उनको रोज़ देखते हैं, या तो नोट्स पे देखेंगे या बुक्स में देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे। तो ये हमको कहीं ना कहीं हमारे इंडियन होने की, हमको क्या बताते हैं, हमारे इंडियन होने की क्या है, वो एक निशानी है, ठीक है। तो जब भी 26 जनवरी आती है या 15 जनवरी आती है तो हम राष्ट्रगीत गाते हैं, हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें क्यों की गई उस समय, ताकि हमको क्या बनाया जा सके, एक नेशन स्टेट बनाया जा सके। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जो लैंग्वेज था उसने भी क्या करा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने के लिए। जैसे कि आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो जिस तरीके से रशिया ने जब क्या किया था, पोलैंड पे कब्जा कर लिया था, तो पोलैंड के स्कूलों से पॉलिश हटा दी गई थी और उन पर क्या थोप दी गई थी, रशियन लैंग्वेज थोप दी गई थी। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में लोगों ने क्या किया था, रशियन रूल्स के अगेंस्ट क्या किया था, रिबेल किया था। रिबेलियन करना मतलब उन लोगों ने लड़ाई करी कि हमको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन उनको क्या कर दिया गया था, क्रश कर दिया गया था, मतलब उस बात को वहीं दबा दी गई थी। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो इसको देखते हुए जो पोलैंड के लोग थे, जो किस में अभी थे, रशिया में शामिल थे, उन्होंने क्या करा, पॉलिश का यूज़ करना शुरू कर दिया, किसकी तरह, एक वेपन की तरह, नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। वो क्या कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, मतलब बचा रहे थे। किसको बचा रहे थे, अपने नेशन को, कि हम तुम कुछ भी कर लो, हम क्या बोलेंगे, पॉलिश ही बोलेंगे। पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पॉलिश का उपयोग किया जाता था, कोई भी चर्च गैदरिंग होती थी वहाँ पर, या कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी होती थी तो किसका यूज़ किया जाता था, पॉलिश का यूज़ किया जाता था। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल एंड सेंट टू साइबेरिया
बाय रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर दिस रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी क्लर्जी फैमिली के लोग थे या जो भी प्रिस्ट और बिशप्स थे उनको कहाँ भेज दिया गया था, साइबेरिया भेज दिया गया था। किसके द्वारा? रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। क्या पनिशमेंट थी उनकी कि तुमने क्या जुर्म था उनका कि तुमने क्या किया, हमको रशियन नहीं सिखाई, इस वजह से। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिम्बल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो पॉलिश का उपयोग है ना, पॉलिश लैंग्वेज का उपयोग किस तरीके से देखा जाने लगा? एक सिंबल की तरह देखा जाने लगा। कैसे सिंबल की जगह? कि जो रशियन डोमिनेंस है उसको हमने क्या किया, जो रशिया हम पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था उसको हमने रोकने के लिए किसका यूज़ करना शुरू कर दिया? पॉलिश का यूज़ करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे हमको दे रखा है ग्रीम ब्रदर्स के बारे में। ग्रीम ब्रदर्स मतलब जो ग्रीम ब्रदर्स थे वो क्या थे? जर्मनी के फोकलोर्स लिखते थे, ठीक है। जर्मनी की जो वहाँ पे जो चलती आ रही कहानियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखते थे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम वो प्रिंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए ग्रीम फेरी टेल्स इज़ अ फेमिलियर नेम, ठीक है, बहुत जाना पहचाना नाम है। हमारे लिए नहीं होगा मे भी, पर जर्मनी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना नाम है। जैसे कि हमारे लिए चाचा चौधरी जाना पहचाना नाम है, या फिर मोगली जाना पहचाना नाम है, उस तरीके से। The brothers Jacob and Wilhelm Grimm were born in German city of Hanau in 1785 and 1786 respectively. जैकब और विल्हेम ग्रीम दोनों भाई थे। इनका जन्म जर्मनी के रहने वाले हैं, तो जर्मनी के रहने वाले तो जर्मनी में ही हुआ होगा। हनाओ जगह है वहाँ पर हुआ था। और जैकब का बर्थ ईयर दे रखा है 1785 और विल्हेम का दे रखा है 1786। While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folk tales. दोनों ने क्या पढ़ा है? लॉ के बारे में पढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट किस में पढ़ने लगा? फोक टेल्स में बढ़ने लगा। फोक टेल्स मतलब जो प्रचलित कहानियाँ चली आ रही है, जो हमको कौन सुनाता था? हमारी दादी नानी सुनाती हैं, वो वाली। दे स्पेंड 6 years ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। उन्होंने 6 साल गुजारे हर गाँव से गाँव को क्या करने के लिए? गांव से गांव गए वो लोग। टॉकिंग टू पीपल एंड राइटिंग डाउन फेरी टेल्स। लोगों से बात करी और उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दी? फेरी टेल्स लिखना शुरू कर दी। विच वर हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशंस। जो अभी तक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होती आ रही है? चलती आ रही है। दिस वर पॉपुलर बोथ अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। बच्चों के बीच में भी पॉपुलर है और बड़ों के बीच में भी पॉपुलर है। इन 1812 दे पब्लिश्ड देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। 1812 में इनकी पहली बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। 1812 में इनकी पहली बुक पब्लिश हुई थी। और उसके बाद दोनों जो भाई थे वो लिबरल पॉलिटिक्स में क्या लेने लगे? हिस्सा लेने लगे। और लिबरल पॉलिटिक्स में जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट था उनका वो क्या था? फ्रीडम ऑफ प्रेस था। क्योंकि ये क्या थे? खुद राइटर्स थे, लेकिन अगर कुछ लिखने की ही परमिशन नहीं होगी तो इनका काम कैसे चलेगा? इस वजह से। देखिए इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश्ड अ 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। 33 डिक्शनरीज निकाली थी इन्होंने किसके ऊपर? जर्मन लैंग्वेज के ऊपर। द ग्रीम ब्रदर्स ऑल्सो सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर। जो ग्रीम ब्रदर्स थे उनका मानना था कि जिस तरीके से फ्रांस का दबदबा है पूरे यूरोप पे, वो क्या है? जर्मन कल्चर के लिए खतरा है। एंड बिलीव द फोक टेल्स दे हैड कलेक्टेड वर एक्सप्रेशन ऑफ अ प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। और उनका क्या मानना था कि जो फोक टेल्स है वो क्या है? जर्मन स्पिरिट को दिखाती है, ठीक है। दे कंसिडर्ड देयर प्रोजेक्ट ऑफ कलेक्टिंग फोक टेल्स एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ वाइडर एफर्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन एंड क्रिएट अ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। उनका क्या मानना था कि ये जो फोक टेल्स वो कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं और फ्रेंच डोमिनेशन से क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। वो एक छोटा सा क्या कर रहे हैं? अपना एफर्ट दे रहे हैं। किस चीज़ में एफर्ट दे रहे हैं? फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करने के लिए और जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को बचाने के लिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा एक और टॉपिक बच रहा है इसमें, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। और बस फिर हमारा एक और जर्मनी और इटली की मेकिंग देखेंगे हम। ये हम देखेंगे उससे अगले लेक्चर में। थैंक यू।